इनको तो डॉलरों में पैसे पड़े हुए हैं, तो यहां तो सारी कौम की दौलत में कमी हुई, लेकिन इनके तो इजाफा हो गया। इनकी जो दौलत है वो डॉलर्स में, उनके तो 35 रुपए का इजाफा हो गया। कौम गरीब हो गई, ये इनको फायदा है। तो इनका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? हमारे जमाने में महंगाई 12% थी, आज 36% है। और इसीलिए मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट को भी कहता हूं कि मुझे यह बता दें कि अक्टूबर के ये जो इलेक्शंस जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? कि जो आज हालात हैं, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे ये हालात मजीद बिगड़ते जाएंगे। क्या कोई भी पाकिस्तान का सोचेगा, वो चाहेगा ये हो? ये चाहेंगे, क्योंकि इनका, फिर से मैं कहता हूं, इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक ही नहीं है। जब अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं, इनकी शॉपिंग बाहर है, इनका रेंट, इनकी छुट्टियां बाहर हैं, इनकी सर्जरीज बाहर है मुल्क से। इनको क्या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में क्या हो? जब से ये आए हैं, मेरे पाकिस्तानियों, जब से ये आए हैं यहां, 1 साल हो गया, डॉलर के मुकाबले में जो हमारा रुपया गिरा है वो 105 रुपए गिर चुका है। यानी अगर आपके बैंक के अंदर साल पहले अगर आप 100 रुपया पड़ा था, तो उसकी खरीदार की जो कीमत रह गई है वो सिर्फ 65 रुपए रह गई है। आपकी जो दौलत है उसके अंदर 100 में से 35 रुपए गायब हो गए हैं। इनको क्या फर्क पड़ा है? इनको तो डॉलरों में पैसे पड़े हुए हैं, तो यहां तो सारी कौम की दौलत में कमी हुई, लेकिन इनके तो इजाफा हो गया। इनकी जो दौलत है वो डॉलर्स में, उनके तो 35 रुपए का इजाफा हो गया। कौम गरीब हो गई, ये इनको फायदा है। तो इनका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? इस तरह ही जो हमारी माशी हालात है, कभी पाकिस्तान में मुझे तो नहीं याद कि लोग आटे की लाइनों पे खड़े हैं। 20 से ज्यादा ऊपर अमवात हो चुकी हैं लोगों की आटों की लाइनों के अंदर। इस तरह, यानी आटा भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना था तो इस तरह लोगों को जलील करके करना था। कोरोना के दौरान 14,000 रुपया हमने दिया ख्वातीन को। आप अभी से तस्वीरें देख लें, उनको स्कूल में बुलाते थे, बाइज्जत तरीके से उनको बैठाते थे, बैंक वहां बैठा हुआ था, उधर से उनको कैश देते थे। ना कोई लड़ाई, ना कुछ, ना झगड़ा, वो इज्जत से आते थे, इज्जत से जाते थे। ये तो लोगों को जलील करना है। और इससे क्या ठीक हो जाएगा हालात? जब आटे की कीमत, जब 1 किलो आटा 55 रुपए किलो था 1 साल पहले, वो आज कंट्रोल रेट 115 रुपए पे है, और आज मार्केट के अंदर 155 रुपए किलो पे बिक रहा है। तो जब ये हालात होंगे तो क्या थोड़ी आटे की बोरियों से लोगों के हालात ठीक हो जाएंगे? क्या जो तनख्वाहदार तबका है, क्या जो तनख्वाहदार तबका है पाकिस्तान का, जिनकी जो महीने की तनख्वाह थी, पहले भी मुश्किल हालात थे, हमारे दौर में भी मुश्किल इसलिए थे कि दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आया हुआ था जो कोरोना की वजह से, लेकिन उसके बावजूद फिर भी गुजारा था लोगों का। लेकिन जो ये अब हमारे जमाने में महंगाई 12% थी, आज 36% है, 3 गुना ज्यादा महंगाई है। तो जो तनख्वाहदार तबका है वो तो तबाह हो गया है, और आगे कोई होप भी नहीं है। आगे ये भी नहीं नजर आ रहा कि कोई तरीका है, इनके पास कोई रोड मैप है, इनके क्या, कैसे ये अब मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। और इसीलिए मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट को भी कहता हूं कि मुझे यह बता दें कि अक्टूबर के ये जो इलेक्शंस जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? यानी पाकिस्तान को अगर अक्टूबर तक इलेक्शन डिले करते हैं तो क्या इनके पास रोड मैप है जो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? आज कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है इलेक्शन करवाने का, तो दिन ब दिन माशी हालात तो बिगड़ रहे हैं, तो अक्टूबर में किधर से पैसा आएगा? आज कहते हैं जी हमारी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो अक्टूबर में सिक्योरिटी कैसे अच्छी हो जाएगी? मेरे पाकिस्तानियों, ये समझ जाएं कि जो आज हालात हैं, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे ये हालात मजीद बिगड़ते जाएंगे। इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं? इलेक्शन से सियासी इस्तेकाम आता है।
الیکشن سے جب یہ پتا چلتا ہے کہ 5 سال تک گورنمنٹ آ گئی ہے تو اس کے اوپر اعتماد آ جاتا ہے. لوگ اگر سرمایہ کاری کرنی ہے تو وہ تب کریں گے جب ان کو نظر آئے کہ 5 سال تک ابھی گورنمنٹ بیٹھی ہے, پالیسیز یہ رہیں گی. لیکن اگر ان کو اعتماد ہی نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے مہینے کیا ہونا ہے, 3 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد کیا ہونا ہے, اکتوبر کے بعد کیا ہونا ہے, تو کون پیسہ, کیا سرمایہ کاری اندر پاکستان یا باہر سے کون کرے گا؟ تو یہ تو ایک بند گلی کے اندر پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں, اور صرف اپنے مفادات کے لیے, الیکشن سے بھاگنے کے لیے. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, اگر یہ آئین سے پیچھے ہٹے اور یہ جو ابھی ہمیں ان کے نظر آ رہی ہے ان کی نیت, الیکشنز نہ کروانے کے لیے انہوں نے کوئی بھی کوشش کی, سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئے, آئین کے خلاف گئے, ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں گے. ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں, کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلے تو اور چھوڑے, اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں, کیونکہ اوپر والے کا حکم ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہو. اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے ملک میں انصاف ہوگا تو آزاد ہوں گے. دیکھیں, آزادی کیوں, آزادی کے لیے جب انسان جدوجہد کرتا ہے اور وہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں. پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ شہید کا ہے. تو کتنی بڑی اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ انصاف کے لیے, اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں, اور ہماری بہتری کے لیے اس نے کہا ہے. ہم اگر یہ جو ناانصافی کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ دھمکیاں دے کے کسی نہ کسی طرح سازشیں کر کے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلیں, اور اگر ہم نے ان کو کامیاب ہونے دیا تو نہ اللہ معاف کرے گا, نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی, نہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف کریں گی. کیونکہ انصاف ہے, آئین ہے تو انصاف ہے, کیونکہ آئین بتاتا ہے کون سے قانون پہ ملک چلتا ہے. قانون آپ کی بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے. قانون بتاتا ہے کہ پاکستان میں ملک میں چلنا کیسے ہے. تو جب اگر آئین ہی نہیں ہے تو پھر تو جنگل کا قانون ہے, پھر تو طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے ماننی ہے اور کون سی اس نے مسترد کرنی ہے. پھر تو طاقتور کا قانون ہو گیا جو کہ جنگل کا قانون ہے. اس لیے میرے پاکستانیوں, آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے. انہوں نے اگر آئین کے اوپر نہ چلے, میں آج آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ سب پہ فرض ہے. میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے اپنے انصاف اور آزادی کے لیے جدوجہد نہ کی, ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں انشاءاللہ پوری آخر تک اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا, کیونکہ میں پھر سے بتاؤں, میری جہاد آج سے 27 سال پہلے تھی انصاف کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کا صرف اب مستقبل ایک راستے پہ, صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئے, عوام کے مینڈیٹ سے آ کے پھر وہ اصلاحات کرے جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی. کیسے جوڈیشل ریفارمز ہوں, گورننس ریفارمز, سول سروس ریفارمز, ہماری گورنمنٹ کارپوریشن جو اتنا نقصان کر رہی ہیں ان کو ریفارم کریں, ہم رول آف لا قائم کریں, ہم سب کو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سب سے بڑی ریفارم ہے. ہم ہر ریفارم کریں کہ ایک ملک میں لیول پلئنگ فیلڈ ہو, انصاف کے سامنے سب ایک برابر ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی کے بعد پاکستان اٹھے گا. اور وہ اٹھے گا کیسے؟ سب سے پہلے بیرون ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہے, جو ان کے پاس ڈالرز ہیں. سارے پاکستان میں کم ڈالرز ہیں 22-23 کروڑ لوگوں کے, جو صرف 1 کروڑ لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں. وہ لوگ وہ جیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے, جس وقت وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ شروع کریں گے, ہمارا یہ ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم جو اس وقت
सारा वक्त कभी कहां पैसे मांगते फिर रहे हैं। यह मसला तब हल होगा जब अपना पहले हम मुल्क का निजाम ठीक करें और उसके बाद एक वो माहौल बनाएं जिसमें सरमायाकारी हो। और वो सरमायाकारी के माहौल के अंदर जो सबसे पहले इस मुल्क में सरमाया करेगा वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, फिर बाहर से सरमायाकारी होगी। हिंदुस्तान और चाइना, ये दोनों जब इनकी जब तरक्की शुरू हुई थी तो सबसे पहले इन्होंने माहौल बनाया था कि इनके अपने लोग जो बाहर बैठे हुए थे, हिंदुस्तान से लोग बाहर, जो चाइना से लोग बाहर, पहले उन्होंने अपने मुल्क में सरमायाकारी की थी, फिर दुनिया से सरमायाकार आए थे। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि 140 मुल्कों में से पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ यानी इंसाफ के निजाम में हम 129 हैं। जब हम 129 रहेंगे तो यहां सरमायाकारी कोई नहीं करने लगा। वही पाकिस्तानी जाके दुबई में प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वही पाकिस्तानी बिजनेसेस दुबई में करते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप चले जाते हैं। सिर्फ 20,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 10.4 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। सिर्फ 20,000 पाकिस्तानियों ने 10.4 अरब डॉलर। आईएमएफ से हम 6 अरब डॉलर के पीछे अब हर चीज मानने के लिए तैयार है। और अमेरिका के अंदर सिर्फ 16,000 जो पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं उनकी नेटवर्थ 200 अरब डॉलर है। वहां लाखों पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, अब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन। 10 टॉप पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन, उनकी वर्थ 25 अरब डॉलर है। तो हमारे मुल्क में अमीर हमारे पाकिस्तानी अमीर तरीन है, बाहर है पाकिस्तान से, यहां भी अमीर तरीन लोग हैं। लेकिन जब तक वो माहौल नहीं बनेगा सरमायाकारी का, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी हम इसी तरह फंसे रहेंगे, जो आज हम कभी कहां पैसे मांगते हैं और कभी किसी को से जाके भीख मांगते हैं और अपनी इज्जत भी खो बैठते हैं। वो खुददार मुल्क जो कि इलामा इकबाल की सोच थी, जो कायद आज़म हमारे खुददार लीडर थे, वो बनाने के लिए सबसे पहला कदम रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है। मैं आखिर में ये आपको बता दूं कि हम सब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हमने अपनी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। कल से मैं जितने भी अपने आहिस्ता आहिस्ता सब जो टिकट के एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके कल से मैं इंटरव्यू शुरू करने लगा हूं और इंशाल्लाह 10 दिनों तक मैं पूरे टिकट्स फाइनलाइज कर लूंगा, क्योंकि हम पूरी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और अपनी कौम को भी मैं कहता हूं आपने भी पूरा इलेक्शन की तैयारी करनी है। और हमने किसी सूरत कोई भी इन्होंने कोशिश की इलेक्शन से भागने की, हम सारी कौम इनको भागने नहीं देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।